हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग 2006 का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। 2006 में जो टीजीटी में क्वेश्चन आए थे उसका जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है, बन चुका है। आप उसको देख लीजिएगा। आज मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, ठीक है। और इसके बाद आज थर्ड एंड लास्ट पार्ट है 2006 का, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में सारे जितने भी हैं सब बहुत आसान है। जो क्वेश्चन कठिन होंगे उनको नोट कर लीजिएगा कहीं, या अगर आपके पास बुक है तो उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा। जो आपकी इच्छा का है वो कर लीजिएगा, जिससे वो हाईलाइट हो जाए, या हाईलाइटर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट ख़त्म होने के लिए लास्ट तक जाना पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। उसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था मेंस्ट्रुएशन कप का, उसके बारे में जानकारी दी हुई, उसको देखिएगा, समझिएगा और खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हर लड़की के हाइजीन के लिए आवश्यक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दिया कीजिए। जैसे ही आप वीडियो खोलते हैं, शुरू करते हैं, उसके पहले लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन जो पूछती हूँ उसका कमेंट किया कीजिए। व्यूज़ इतना ख़राब आ रहे, इतना गंदे तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाती हूँ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे क्या, 2006 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब है कि जो 2006 के क्वेश्चन के जो एग्ज़ाम हुआ था उनके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब 81 से हम लोग शुरू करेंगे। 81 क्या है, घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं। घर में गंदगी फैलाने के लिए कौन उत्तरदायी हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि चूहे और छिपकली भी होते हैं, काकरोच भी होते हैं, मक्खी मच्छर भी होते हैं और सभी होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आपके ये सारे गंदगी फैलाते हैं, यानी कि सभी। चूहे छिपकली, चूहे गंदगी करते हैं, लैट्रिन करते हैं। छिपकली क्या करती है, वो भी कीड़ा खाती है और गंदगी करती है, लैट्रिन वैट्रिन इधर उधर करती रहती है, गंदगी करती रहती है। काकरोच तो मतलब बीमारी के एकदम से टू मच वाले एक्टिव वाले वो चीज़ हैं। और मक्खी मच्छर तो आपको पता है, मच्छर से भी डेंगू तो देखिए कितना फैल रहा है, और मक्खी से कॉलरा, मलेरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे के वस्तुओं को साफ करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको ये पढ़ा रखा है, फिर वॉइस नोट में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आया था 2004-05 में, वहाँ भी डाला था। और इसके बाद मैंने टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन डाला था, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किया कीजिए। आप लोग जाते नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। इतने लोग यहाँ पर आकर देखते हो, जितने लोग यहाँ आकर देखते हो ना, उतने लोग ही जाकर टेलीग्राम पर अगर सॉल्व कर दिया करो ना, तो बहुत अच्छी बात हो जाए। टेलीग्राम पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहाँ से आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। किस चीज़ से साफ करना चाहिए, मतलब कि वो किस चीज़ से साफ होती है। तो आपको पता है, जो तांबे का जो है बर्तन होता है वो सिरका और नींबू से साफ हो जाता है। नमक और सोडा तांबे के बर्तन को नहीं साफ किया जाता है। साबुन के पानी से आपके चांदी के बर्तन साफ किए जाते हैं, और चूने द्वारा, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए सिरका और नींबू। एक मिनट, सिरका और नींबू आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आयोग ने इसमें आंसर क्या दिया था, चूना, ठीक है। इसमें आयोग ने चूना आंसर दिया था, चूने द्वारा। आप लोग को मैंने पढ़ाया है, आप लोग ने को बताना है कि चूने द्वारा कौन सा बर्तन साफ होता है, ठीक है। देखो, चूने द्वारा तो साफ होगा आपका ये बर्तन भी, तांबे का बर्तन भी। लेकिन मुख्यतः तांबे का बर्तन किससे साफ किया जाता है, तो मुख्यतः तांबे का बर्तन खट्टी चीज़ से साफ किया जाता है। उससे क्या होता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है, चमक आती है। उसकी जो गंदगी, जो काला वाला लेयर जम जाता है, वो तांबा जो ऊपर जम जाता है, ऑक्सीडाइज होके वो क्या होता है, वो काला हो जाता है। उसको साफ करते हम लोग खट्टे चीज़ से। नींबू का पानी, नींबू चूने द्वारा जो है वो सही है, लेकिन इसके लिए नहीं सही है, वो किसी और के लिए सही, मैंने बताया हुआ है, वो आप मुझे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घर की सजावट से तात्पर्य क्या है। घर में फूलदान, तस्वीरें, खिलौने आदि का होना। घर में कीमती सजावटी सामान होना। कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो घर में फूलदान हो, तस्वीर हो, खिलौना हो, तो कोई सजावट का मतलब नहीं होता। घर तो थोड़ी चीज़ से भी सज सकता है, ठीक है। घर में कीमती सजावटी सामान होना,
कोई ज़रूरी नहीं है भाई, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो क्या वो ज़रूरी है कि वो जो है बहुत ज़्यादा महंगा सामान लाए। कमरों में उपयुक्त सामान की कलाकारी से व्यवस्थित क्रिया के द्वारा करना, मतलब कमरे में आपके सामान जो भी हैं उनको इतना, जैसे मान लीजिए आपके पास डॉल है, बच्चे डॉल से खेलते हैं, तो कुछ डॉल्स ऐसी होती हैं, कुछ गुड़िया ऐसी होती जो रोज़ खेली नहीं जा सकती, सेल्स की है या जो है वो रिमोट से चलने वाली है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, उसी को एकदम व्यवस्थित रूप से सजा देना है। तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कमरे में उपयुक्त सामान को कलापूर्ण रूप से सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं अनुपात, संतुलन, प्रभाव, सभी, तो इसके आंसर आएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 85 क्वेश्चन क्या है, कालीन की सफाई करनी चाहिए कड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नरम ब्रश से, झाड़ू और पोछे से। तो कालीन की सफाई अगर कड़े ब्रश से करेंगे तो उसका रेशा निकल जाएगा, मोटे ब्रश से करेंगे तो साफ नहीं होगा, झाड़ू फूल वाले झाड़ू से करेंगे तो उसमें फूल वाली झाड़ू का ही धूल जाके बैठ जाएगा, उसको नरम ब्रश से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, 1 दर्जन केले का मूल्य अगर 10.8 है तो 1 केले की कीमत क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैथ का जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, जल्दी आता नहीं है, लेकिन अब अर्थशास्त्र को भी गृह विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ गृह विज्ञान में अर्थशास्त्र तो बिल्कुल है भाई, बजट बना रहे हैं, केला खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो इसलिए तो 1 केले का मूल्य अगर जो है 1 दर्जन केले का मूल्य अगर आपका कितना है 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये 80 पैसे, तो 1 केले की कीमत क्या होगी। तो अब उसी को आपको क्या करना है, 1 केले का मूल्य आपका 10.80 है, उसी को 12 से भाग दे देना है, और आप जब 12 से भाग देंगे तो 0.9 यानी कि 90 पैसा आएगा, ठीक है, 0.9 ये है, 0.9 आएगा, ठीक है, 0.9 आएगा, यानी कि ये ए वाला आएगा, ना कि बी वाला आएगा, ठीक है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने, 1000 मीटर, 100 मीटर या 100 डेसीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तो ये तो सबको पता होगा कि ये क्लास सेकंड के बच्चे से पढ़ाया जाने लगता है कि किलोमीटर, मीटर, हेक्सामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा 1000 मीटर, 1000 इसमें मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्या कि प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने लगी। अब प्रतिया को नाम थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन इसको कुछ भी कर लो, नेहा, दीप्ति, कुछ भी डाल दो आप। प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई, 1 का टिकट मूल्य 1.8 तथा 3 का टिकट मूल्य क्या होगा। अब 1 का 8 है तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, कितना कैसे जोड़ेंगे कि 1 रुपये का मतलब 1 रुपये 80 पैसे है 1 टिकट का दाम। तो आपका क्या होगा कि जो है अगर आपने 3 टिकट खरीदना है तो आपका कितना आ जाएगा 5 रुपये 8 पैसे। कैसे, अब 1.8 को आप जो है 4-5 बार जोड़ लो, आप 5 बार जोड़ लोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैथ मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जोड़ घटाना कर लेते हैं, तो इसलिए आप लोग भी जोड़ घटाना समझ लेना, ठीक है। चलो 89 है क्या, एक कार पहले घंटे में 34.3 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में 56.2 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 46.73 किलोमीटर चली तो उसने कितनी दूरी तय की। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो है मान लो 1 घंटे में कार कितनी चली 34.30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में कार कितनी चली 56.20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में कितनी चली 46.73 किलोमीटर। तो कार के द्वारा चली गई दूरी को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो आएगा आंसर वही होगा। प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पाएगा 137.23, 137.23 कहाँ है, ये यहाँ है। आपको क्या करना है, आपको ये वाला डिजिट लेना है, ये वाला डिजिट लेना है, ये वाला डिजिट लेना है और उसको प्लस कर लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 34.3, इसके बाद 56.2, ठीक है, उसके बाद में 46.73, आप इसको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
1 किलो चीनी का दाम 15 रुपये है, तो 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा? अभी देखो 15 को 15 दूना 3 15 चौके 60, ठीक है। 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा? 60 रुपये होगा। ये तो सबको, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी अपने घर का करता होगा वही जान जाएगा, मतलब बजट कोई करता होगा वही जान जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है H2O, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O, मतलब कि H हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो क्या हो जाते हैं? H2O। अब हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये 2 हो गए, इसलिए 2 लिख दिया जाता है, ठीक है। कि जो है 1 अणु हाइड्रोजन है, 1 अणु ऑक्सीजन है, तो H2O इसका वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड या कुछ नहीं। तो आप सबको पता है पोटेशियम परमैंगनेट पानी को शुद्ध करने के लिए, खासकर जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। जो सप्लाई वाला पानी आता है उसमें अधिकतर ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी मिलाया जाता है, लेकिन जो रुका हुआ पानी होता है उसमें ज़्यादातर पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन, रंगहीन, खारा, गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, मीठा, गंधहीन, पारदर्शी। तो जो शुद्ध जल होता है हमारा, वो जो आपका है वो आपका मीठा, और जो है मतलब मीठा नहीं, मीठा तो चीनी मिलाने पर होगा, मीठा, गंधहीन, रंगहीन नहीं होगा, खारा तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वादहीन उसमें कोई स्वाद नहीं होगा, गंधहीन मतलब इसमें कोई महक नहीं होगी, और रंगहीन यानी कोई रंग नहीं होगा, यानी कि पारदर्शी होगा, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जल की कठोरता का कारण है जल में क्लोरीन गैस पाया जाता है, ठीक है, या जल में तैरने वाली अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट या क्लोराइड अथवा सल्फेट पाया जाता है। तो सबको पता है जिस जल में कैल्शियम पाया जाता है, जिस जल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिस जल में बाइकार्बोनेट पाया जाता है, वो जल कठोर में आता है, ठीक है। तो ये कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का है कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने का क्या उपाय है? घरेलू स्तर की बात हो रही है तो उबालना, अवक्षेपण, आसवन या क्लोरोनीकरण। तो जो है जब घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध किया जाता है तो क्या करेंगे? उबाल लेंगे। घरेलू स्तर मतलब जैसे इस समय डेंगू फैल रहा है तो क्या करेंगे? पानी को उबाल कर ठंडा करके पिएंगे, तो ये सबसे अच्छा है। इस समय, अभी इस समय नहीं, कुछ दिन पहले, करीब आपको मैं बताऊँ 6, 7 या 10 साल के बीच में, हाँ 10 साल आप जान लो, 10 साल से लेके और 5 साल तक बहुत ज़्यादा आरओ का फैशन चला हुआ था। जिसके घर में देखो आरओ लगा था, इनफैक्ट मेरे घर में भी आरओ लगा हुआ है, सबके घर में आरओ लगा हुआ था। तो क्या हुआ? धीरे धीरे आरओ का पानी लोग पीने के लिए अभ्यस्त हो गए। लेकिन आरओ का पानी बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों नुकसानदायक होता है? चलो ठीक है, वो पानी को शुद्ध कर देता है, लेकिन पानी को शुद्ध तो वो करता है, और शुद्धता करने के साथ साथ क्या करता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं उसको भी वो ख़त्म कर देता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो पानी को क्या करो, आप एक बड़ा सा बाउल, बड़ा सा बर्तन, भगोना इसको बोलते हैं हम लोग, क्या भगोना बोलते हैं, भदेली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग समझ लेना। बड़ा सा बर्तन लो, उसमें पानी भरो और उस पानी को उबाल लो। उबालने के बाद पानी को रख दो, ठंडा हो जाए, वो पानी आप पियो। वो डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के लिए, इसके लिए तो अच्छा होता है, साथ में शुद्ध भी होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको बीमार नहीं हो और ये आपका जो है उबालने वाला पानी का सिस्टम नहीं है, तो अगर आपका नल अगर 150 फीट के नीचे उसको गड़ाई की गई, उसको गलाई की गई है, तो आप उससे पानी निकाल लो, वो बढ़िया बेस्ट है आपके शरीर के लिए, ठीक है। और अगर ये सब नहीं है भाई, तो फिर अलग सी बात है कि आपको आरओ का पानी पीना है। उसके बाद एकदम लास्ट चॉइस होती है कि आरओ का पानी इसलिए पीना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाएगा 97। जल की स्थायी कठोरता में क्या डाल दिया जाए जिससे वो दूर हो जाए? सोडा, नमक, चूना, सभी। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है ना, उसको क्या करें? चूना डालना चाहिए। चूना क्या होता है? सोखने की क्षमता होती है चूने को, और चूना क्या होता है? बुझा हुआ चूना जो होता है, अगर उसको डाल दिया जाता है तो वो जितनी भी कठोरता होती है उसको खींचने का काम करता है चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 98। हाँ ये तो हो गया ना,
जल की अस्थायी हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्या 99 क्वेश्चन हम लोग आएंगे कि टाइफाइड में कैसा आहार देना चाहिए, पौष्टिक तथा गरिष्ठ, हल्का तथा सुपाच्य, मिर्च तथा मसालेदार, या कोई भी नहीं। तो टाइफाइड अगर होता है तो एक तो आदमी का जो लीवर होता है वो वैसे कमज़ोर हुआ रहता है, क्योंकि उसमें जो मलेरिया वो कीड़ा जो मच्छर जो होता है उसको जो पराश्रयी होता है वो तो पहले ही क्या करते हैं आपके अंदर अपना जो है स्थान बना लेता है। अब आप गरिष्ठ तला हुआ भोजन खाएंगे तो वो आपको क्या करेगा, बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। तो टाइफाइड में हल्का तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 100। हैजा रोग फैलता है गर्मियों में, सर्दियों में, तीर्थ स्थानों तथा मेले में, इनमें से कोई नहीं। तो जो है जो हैजा रोग है ना उसका 2 कारण होता है हैजा रोग का। अब आप लोग सोचोगे हैजा रोग क्या है। एक तो हैजा रोग कब फैलता है कि जब गर्मी से मौसम सर्दी में बदलना, मतलब कि नहीं, जब मौसम गर्मी से बरसात में जाता है तब हैजा रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वो नहीं दिया हुआ है, आपका गर्मी दिया हुआ, तो गर्मी में हैजा रोग नहीं माने जाएंगे। सर्दी में तो बिल्कुल नहीं होता ये सारे रोग। जब तीर्थ स्थानों तथा मेलों में हम लोग जाते हैं वहाँ गंदी संदी चीज़ें बिकती हैं, मतलब गंदी क्या बिकती, क्या वो कोई गंदी चीज़ थोड़ी डालते हैं, वो क्या करते हैं कि जो है वो बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने धूल, इतने कीड़े, इतने मकोड़े, इतने बैक्टीरिया यानी जीवाणु, विषाणु और इतने मक्खी मच्छर रहते हैं कि उससे जो आपका खाना होता है, मतलब टिकिया हो गया, समोसा हो गया, जलेबी हो गई, या और भी वैसे चाउमीन, बर्गर जो भी बेचते हैं ठेले पे या जो भी रख के बेचते हैं, टपरी वगैरह जो भी रहता है, तो उस पर वो जाकर बैठते हैं और उससे बहुत ज़्यादा वो दूषित हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको हैजा रोग होने का संभावना रहता है। तो यहाँ का आंसर आएगा तीर्थ स्थानों तथा मेलों में। सर्दियों में बिल्कुल नहीं, गर्मियों में नहीं, गर्मियाँ जब खत्म होती हैं और बरसात जब आने वाली रहती तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 आएगा। 101 क्या है आपका कि मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है DDT का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि मक्खियों को अगर नष्ट करना है तो आपको DDT का छिड़काव करना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये भी सफाई करने का ही काम होता है, लेकिन ये मक्खियाँ इससे जो है नहीं मरती हैं, इनसे मक्खियों का जो है उतना असर नहीं होता है। और आयोडीन तो आपको पता है कि आयोडीन का कोई छिड़काव उड़काव तो होता नहीं है, तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 102 कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग 102 में कि अतिसार किस ऋतु में फैलता है। मैंने अभी बताया ना, डायरिया, हैजा, ये सारे किस ऋतु में फैलते हैं, वर्षा, शीत, गर्मी, तीनों। शीत में बिल्कुल नहीं फैलते, जब बहुत बेतहासा गर्मी रहती है तो भी जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया होते हैं ना, वो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो मर जाते हैं, वो पनप नहीं पाते। और जब बरसात होती है कि हमारा शरीर ऐसा होता है कि जब वो ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, कोई भी वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है उसके अंदर, तब यानी कि बरसात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा 103 नंबर का क्वेश्चन आएगा हम लोग का। मोती झरा यानी टाइफाइड का संक्रमण काल कितने दिन का होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको NCERTs को पढ़ाया है, मैं बार बार आपको नंबर दे देती हूँ, जिसको भी जुड़ना हो वो जाकर जुड़ सकता है। व्हाट्सएप पर मैं सारे NCERTs आपको दे दूँगी। उसमें मैंने बताया है कि टाइफाइड का नाम क्या है, टाइफाइड को मोती झरा क्यों कहते हैं, टाइफाइड किस कारण से होता है, सारी चीज़ें बताई हैं। और उसका कितना उद्भवन काल, मतलब कि संक्रमण काल कितने दिन का होता है। तो टाइफाइड का जो संक्रमण काल होता है वो 6 से 21 दिन का होता है, ठीक है। 6 से 21 दिन का आपका टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्या 104 है कि गैसीय निसंक्रामक है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट। कहने का मतलब गैसीय फॉर्म में क्या आता है, जो है आपका निसंक्रामक चीज़ है। तो गैसीय फॉर्म में आप सबको पता है कि क्लोरीन आपके पाउडर भी होते हैं और क्लोरीन आपकी गैस भी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्लोरीन गैस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट कलर का होता है, पाउडर होता है। और फिनाइल सबको पता है कि हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं अपने घर में तो फिनाइल डालते हैं, तो उससे जो है आपके बैक्टीरिया जो है मर जाता है। इस समय तो लाइजोल वगैरह का प्रचार होने लगा ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को, यातायात के साधनों को, इन सभी को। तो पारिवारिक पर्यावरण जो होता है वो जनसंख्या घनत्व को
प्रभावित करता है, खान पान को भी प्रभावित करता है, यातायात के साधनों को भी प्रभावित करता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अब आप पूछेंगे कि मैडम जनसंख्या के घनत्व को कैसे प्रभावित करता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है अगर वो गर्म नहीं होकर अगर ठंडा होगा तो जनसंख्या वृद्धि कम होगी। अभी मैंने कुछ देर पहले जब मेंस्ट्रुएशन कप वाला वीडियो डाला तो उसमें मैंने एकदम बहुत छोटा सा नहीं मेंस्ट्रुएशन कप, हाँ उसमें बताया था, और उसके पहले मैंने वॉइस नोट डाली थी तो उसमें मैंने रक्तस्राव के बारे में डाला था। तो उसमें भी आपको मैंने बताया था कि जो जहाँ जलवायु गर्म होती है वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन जल्दी आ जाता है। तो अगर मेंस्ट्रुएशन जल्दी आ गया और जो है लड़का जो है वो जो है एडल्ट उसमें किशोरावस्था वय संधि उसकी जल्दी आ गई तो क्या होगा? तो वो जो है अपना अगर उसकी शादी मान लीजिए 21 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, शादी होगी तो तुरंत वो जो है आपके बच्चा जन्म देने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है क्या होगा कि जनसंख्या घनत्व को बढ़ाना या घटाना उसकी जिम्मेदारी होती है प्राकृतिक पर्यावरण की। ठीक है, चलिए, और सॉरी ये सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 106। पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जनसामान्य के धार्मिक जीवन पर, सही है, जनसामान्य के कलाओं पर, सही है, जनसामान्य के साहित्य पर, सही है, और उपयोग सही। तो जब तीनों सही है तो उपयोग सही एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 107 नंबर का। 107 नंबर का क्या है? पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण क्या है? जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज और तीनों। सही बात है, जनसंख्या तो पर्यावरण प्रदूषण करता है जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। आधुनिकीकरण, जब आदमी आधुनिक हो रहा है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, आपके जो है अलग अलग जो हमारे जंगल हैं वो कट रहे हैं, जो पेड़ पौधे उनको काट कर घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, आपके इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और सामाजिक रीति रिवाज, भाई रीति रिवाज जो होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में ये तीनों सही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 108। ध्वनि या शोर की इकाई क्या है? मतलब ध्वनि मतलब कि आपकी आवाज़, जिसका जो है ग्रीन मफलर से जो जुड़ा होता है। ठीक है, अब ग्रीन मफलर से जुड़ा होता है, अब आप ये बताओ ग्रीन मफलर से क्यों जुड़ा होता है? मैंने इसको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है वॉइस नोट में, और जो वॉइस नोट सुना है वो तो बताए ही मुझे, और जो वीडियो देख रहा है वो भी मुझे बताया कि ग्रीन मफलर क्यों नाम दिया गया है, क्यों ध्वनि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तो ध्वनि की इकाई क्या होगी? आपकी डेसिबल होगी। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे डेसिबल, और आगे चलते। कैलोरी आपको पता है कि जो है किसकी इकाई है, मीटर भी आपको पता है किसकी इकाई, डेसीमीटर भी आपको पता है किसकी इकाई है, और आपको जो है जो 108 है ना, हाँ 108 जो है उसका जो है आपको पता है कि डेसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 109 नंबर का। 109 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? मतलब कि किसी भी परितंत्र मतलब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कालांतर में, मतलब कि जो काल बीत गया है उसमें जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। ठीक है, जीव जो बढ़ते हैं या घटते हैं जो भी है उनकी स्थिर होती है, ना वो बढ़ रहे हैं ना वो घट रहे हैं। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? आप घटक, उत्पादक, उपभोक्ता सभी तो सही है भाई। आपके पास मान लो सपोज दैट कि कोई मुर्गी पालता है मुर्गी खाने के लिए। ठीक है, उसने 10 मुर्गी पाली मुर्गी खाने के लिए। ठीक है, अभी मुर्गी जो है उसकी अंडा दे दी 4 अंडा दे दी मुर्गी, तो 4 मुर्गी के बच्चे और हो गए। अब 4 अंडा उधर मुर्गी दे दी और इधर आपने क्या किया, 4 मुर्गी को काट के सफा चट्ट कर दिया, तो वो 4 क्या है, वो उतने ही हैं। ठीक है, अब वो ना बढ़े और ना वो घटे, वो उतने ही रह गए। तो क्या हो गया, अब घटक भी हो गया, उत्पादक भाई उत्पाद तो वो 4 हुआ, लेकिन इधर 4 खा लिया गया, सफा चट्ट कर दिए। भाई जो नॉन वेज है उनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो उंगली चाट के मतलब चाट वाट ली, और जो क्या उसको बोलते हैं लेग पीस और टगड़ी कबाब जो भी होता है वो सारा खत्म कर ली। तो क्या जनसंख्या न बढ़ी न घटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 110 नंबर का क्वेश्चन आ गया। चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? ये भी मैंने जितने भी वेरियोला वायरस, विब्रियो कॉलेरी, इसके बाद एंटी एमीबा हिस्टोलिका, बैसिलस टाइफेसी, ये सारी चीज़ मैंने बताई है। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे ना तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। ये पूछ लीजिए, आप जो बच्चे मेरे साथ हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे जाकर आप पूछ लीजिए कि आप बताओ कि इन्होंने ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो चेचक के जीवाणु का नाम क्या है?
चेचक के जीवाणु का नाम है वेरियोला वायरस, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके संपर्क में आने से रोगी को हो जाता है। ज़्यादातर कब होता है? जब ये एक रोगी ठीक हो जाता है और दूसरा रोगी उसके समकक्ष आता है तो हो जाता है। ये 10 से 21 दिन इसको लगते हैं ठीक होने, मतलब शुरुआत से लेके और होने तक में इतना टाइम लगता है। ठीक है, चलो आंसर क्या आ जाएगा इसका? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है कितना? 111 क्वेश्चन का आंसर क्या है? भोजन को विषाक्त बनाने के लिए आंतरिक कारक है। रासायनिक पदार्थ, परजीवी, जहरीले पेड़ पौधे, जानवर, सभी। तो ये आएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है तपेदिक, हैजा, मोतीझरा, काली खांसी। तो जो आपका दूषित भोजन है उससे फैलने वाला आपका रोग है हैजा। अगर यहाँ पर पानी होता तो पानी भी आप सर्वप्रथम पानी लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु द्वारा फैलने वाला रोग होता है काली खांसी, पेचिस, खसरा, खूनी पेचिस। तो आपको पता है कि जो है वायु द्वारा काली खांसी होती है। एक मिनट, सॉरी, वायु द्वारा आपका होता है क्या? खसरा। वायु द्वारा आपका होता है खसरा। ठीक है, खूनी पेचिस आपके खाने मतलब हैजा का जो है बिगड़ा हुआ रूप होता है, अतिसार का बिगड़ा हुआ रूप होता है, काली खांसी आपकी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और इसके बाद जो है पेचिस आपका जो है वही बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि है एस्प्रिन, एनलजीन, स्ट्रेटोमाइसिन, थायरॉक्सिन। प्रतिजैविक औषधि की बातें कर रहा है। प्रतिजैविक औषधि आपकी आ जाती है क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक औषधि है जो टीबी के विरुद्ध इलाज में सफल रही है। इस दवा का उत्पादन जीवाणु के कवक इत्यादि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मलेरिया में रोगी के शरीर का तापमान कितना हो जाता है? तो मलेरिया में शरीर के रोगी का तापमान 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाता है। ठीक है, बुक में जिसके पास बुक होगी वो सोच रहे होंगे कि 110 फ़ारेनहाइट दिया हुआ, 110 फ़ारेनहाइट अगर जाएगा तो आदमी की नसें फट जाएंगी। ठीक है, तो 104-105 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ये क्या है क्वेश्चन? सिलाई किट बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती। क्या? फीता, कैंची, मिल्टन चौक, सिलाई मशीन। तो सबको पता है सिलाई मशीन नहीं रखी जा सकती। ठीक है, अब बड़ी वाली कैंची रहेगी तो वो भी नहीं रखी जा सकती, छोटी कैंची जो रहेगी वही रखी जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर। तो आप सबको पता है कि जो है जब 5 वर्ष की बालिका रहेगी तो उसको 1.25 मीटर लगेगा। 5 मीटर की साड़ी होती है, 3 मीटर एक वयस्क के लिए पैजामा बनाने के काम आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें 1.25 मीटर लगेगा, यानी कि 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है पेंसिल, खड़िया, मिल्टन चाक, कुछ भी नहीं। तो आपके लिए मिल्टन चाक यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल से भी लगा सकते हो, अगर आपके पास नहीं तो आप खड़िया से भी लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ये लगेगा। यहाँ अगर सब कुछ दिया होता तो सभी लगता। ठीक है, यहाँ पर अगर सब कुछ दिया जाता तो सभी लगता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपड़ा काटने का उचित स्थान है हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर फैलाकर, गोद में रखकर, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कपड़ा काटना है तो मेज या पटरे पर रखकर कपड़ा काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपका जो है ये नाप लेना है आपको कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का, तो रेडीमेड कपड़ों के लिए आपको चेस्ट का जो है नाप लेना पड़ता है। मतलब कि आपके जब पूछा था ना कि ब्रेस्ट साइज़, आप कभी ऑनलाइन कपड़ा खरीदो तो उस पर लिखा रहता है ब्रेस्ट साइज़ 44, ब्रेस्ट साइज़ 40, ब्रेस्ट साइज़ 36। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आया रहता है भैया वेस्ट साइज़ कितना है इसका वेस्ट साइज़ क्या 32 है, इसका वेस्ट साइज़ का 38 है, क्या इसका वेस्ट साइज़ 44 है। तो इसका मतलब कि जो है आपके चेस्ट साइज़ की जो है बात की जाती है रेडीमेड कपड़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि
सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाका, तिरछी कच्ची सिलाई, हैमिंग टांका, सम कच्चा टाका। तो आप जब सिलाई करते समय जब आपको जो है आपका अस्तर जोड़ना होता है तो आप उसमें हैमिंग मतलब कि तुरपन टाइप का टाका लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि उससे क्या होता है कि जो है आपका जो कपड़ा है वो हिलता नहीं है, क्योंकि तुरपन जो होती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हैमिंग बोलते हैं। कच्चा टाका क्या होता है, उसको भी कई लोग लगाते हैं, कई जगह लगाते हैं, लेकिन मुख्य सही रूप जो है आपका हैमिंग टाका होगा। ठीक है, हैमिंग टाका होगा। लेकिन जिसने जो सिलाई जो करता है वो मुझे बताएगा कि इसमें कौन सा टाका लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है ना कि 22 वाला है? नहीं, 22 वाला भी है ना। चलो 22 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर अथवा 10 से 5 सेंटीमीटर। 122 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो जो कैंची आपकी 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है वो कैंची आपकी बढ़िया होती है। ठीक है, 20 से 25 सेंटीमीटर की कैंची होती है हमारी बड़ी वाली। ठीक है, जिसकी हैंडल किसी किसी कैंची की हैंडल पीतल की होती है, किसी किसी की प्लास्टिक वाली होती है, तो वो जो है आपकी 20 से 25 सेंटीमीटर करीब करीब पहुंच जाती है। ठीक है, आप ये बताना मुझे 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, ये आंसर आप मुझे देना नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 123। धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है गंदगी, मिट्टी, मैल, अनावश्यक पदार्थ। तो धूल और चिकनाई मिलकर बन जाता है आपका मैल। ठीक है, जब लोग बोलते हैं कि जो है मैल जम गई, तो मैल जमने का मतलब आप क्रीम भी लगा लिए हैं और आप जब बाहर गए तो उस पर जो है धूल पड़ी तो वो जम गया, तो आप उसको साबुन से साफ करना पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग मैल का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 124। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के प्रयोग किया जाता है साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तारपीन अथवा मिट्टी का तेल, ब्लीचिंग पाउडर। तो पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए आपको तारपीन अथवा मिट्टी का तेल यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा तारपीन अथवा मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। 2006 का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, किस पद्धति में संचार कार्यकर्ता किस वस्तु के व्यवहार के तरीके से बताते हैं? किस पद्धति के संचार कार्यकर्ता किस वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं? पद्धति प्रतिपादन में, परिणाम प्रतिपादन में, दोनों, एक या दो में, या किसी में भी नहीं। तब जब संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार का तरीका बता देते हैं तो पद्धति मतलब कि उसको दिखाकर भी बताते हैं, या ये ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा, तो तब पद्धति भी बताते हैं। परिणाम मतलब कि ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया, हमने जो झूठ बोला था तो आज मार पड़ गई, हम जो चोरी किए थे तो हम जेल में बंद हो गए, हम अपनी मम्मी से जो है झूठ बोले थे, मम्मी ने मेरा फट्ठा लेके मेरा जो है मतलब पीठ लाल कर दी और थप्पड़ से गाल लाल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये परिणाम है। ठीक है, तो कोई भी कार्यकर्ता अगर जो है आपकी किसी चीज़ को बताता है तो वो आपको पद्धति और परिणाम दोनों को बताता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा दोनों, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा। आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आप लोग क्वेश्चन बताइएगा। और ये आपका भाग 3 था, यानी कि लास्ट भाग था, भाग 3 आखिरी भाग था। ये आप जो है देखिएगा और इसके पीछे की भाग सारे आप देखिएगा। मैं आज प्लेलिस्ट में ये तीनों भागों को डाल दूंगी, पहला डाल दिया है, दूसरा तीसरा भी मैं आज डाल दूंगी। ठीक है, तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। और इसके बाद में मैं अपना फ़ोन नंबर आपको देती हूँ, मैं डेली दे देती हूँ फ़ोन नंबर, जिसको ऐड होना होता है वो ऐड भी हो जाता है। आपका नंबर क्या है? 9455836597। पता है मुझे अपना नंबर नहीं याद था, लेकिन आप लोग को बताते बताते मुझे अपना नंबर याद हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो आप जो है यहाँ से आप जुड़ जाइएगा, आपको जो है NCERTs मिल जाएंगी। आपके जो PDF जो मैं पढ़ाती हूँ ना, ये सारे PDF मैं अपने ग्रुप पर ही डालती हूँ, आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय।